नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं साहब देश के सामने, और देश को इस पर विचार करने की जरूरत है। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस, खास तौर से राहुल गांधी, किसका एजेंडा चला रहे हैं? पूरा देश संतुष्ट है। पूरे देश में एक स्पार्किंग देखने को मिल रही है। अभी जब बीकानेर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पब्लिक का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। एक जो 22 अप्रैल को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, हिंदुओं का उनकी पहचान करके जेनोसाइड करना, उसका जिस तरीके से 6 और 7 मई की रात, 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना ने जवाब दिया और जो सबक सिखाया पाकिस्तान को, उसके सबूत वहां बिखरे पड़े हैं। उनके कई हवाई अड्डे अभी ऑपरेशनल नहीं हैं। उनके आतंकवादी ठिकाने आसमान की तरफ को मुंह फाड़े पड़े हैं। वहां की सेना गिड़गिड़ाई, घुटनों पर आई, तो एक विराम दिया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये बार बार देश के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सबने कही है। हमारे तीनों सेनाओं के जो डीजीएमओ हैं, ऑपरेशनल जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, और अब तो कोर कमांडर भी इस बात को कह रहे हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी रोजाना कोई ना कोई दुम छल्ला छोड़ रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछते हैं, कभी वो विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले करते हैं। आखिर ये ग्रंथि है क्या? जो देश में एक माहौल बना है और सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अतीत में भारतीय सेना ने अपना ये युद्ध कौशल कभी प्रदर्शित नहीं किया, और जिसको लेकर के अब दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी हमारी तकनीक में भी, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल में भी, हमारे आकाश जो आप मिसाइल कह लीजिए, या आपका जो भी एक डिफेंस सिस्टम है वो कह लीजिए, उसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। दुनिया के विकसित देश, यहां तक के पेंटागन ने भी दिलचस्पी दिखाई इसमें कि वो भारत से संवाद करे और देखे। लेकिन कांग्रेस को क्या हो रहा है, राहुल गांधी को खास तौर से क्या हो रहा है, तो आज इसको जरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस विजय के बाद, अभूतपूर्व विजय के बाद, राहुल गांधी और कांग्रेस घबरा गए हैं, और जो आने वाली चुनौतियां हैं, जाहिर है हमारे यहाँ संसदीय एक प्रक्रिया है, प्रणाली है, और उसमें चुनाव भी होते हैं, और उसमें जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। तो वैसे तो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, इनमें वैसे भी कुछ खास लेना देना कांग्रेस का है नहीं, लेकिन उसके बाद असम है, उसके बाद फिर केरल है। इन राज्यों में तो कांग्रेस पिछली बार भी हारी थी, और वहां लगातार 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, केरल में विजयन की सरकार यानी कम्युनिस्ट सरकार है। तो कहीं ये एक भावना तो नहीं पैदा हो रही है कि ये जो कुछ हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ और उसके बाद जो सबक सिखाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक अलग स्तर पर है, चरम पर है। इसका बड़ा भारी नुकसान और खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट, और दिल्ली से जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर।
आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। भट्ट साहब, राहुल गांधी किसका एजेंडा चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? कभी एस जयशंकर पर हमला, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। देखिए, बिना कोई सनसनीखेज बात करने का प्रयास किए, अब एक बात बहुत साफ कह देनी चाहिए। जो जो लोग जानते हैं बिखरे हुए तरीके से, उसको केवल एक कड़ी में जोड़ करके अब साफ रख देना चाहिए कि राहुल गांधी केवल पिछले 11 साल से भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनका चेहरा बने हैं भारत की राजनीति में। ये कोई ढकी छुपी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कोई ऐसा मैं कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं बता रहा हूँ जो लोग जानते नहीं। केवल मैं उनके सुलभ संदर्भ के लिए बात ये कह रहा हूँ। केवल हम अगर 2018 में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये कैंपेन शुरू किया रफाल फाइटर जेट को लेकर के, और कहा चौकीदार चोर है, तो वो खुले तौर पर उन अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो भारत को अपना फाइटर जेट बेचने की होड़ में थी। भारत सरकार ने सबसे बेहतर जो प्रोडक्ट मार्केट में था उसको चुना। ये इसलिए चल रहा था। अडानी के खिलाफ जो जो कैंपेन राहुल गांधी का चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि जिस तरीके से भारत की कंपनी की शिपिंग बिजनेस में और अडानी ने जिस तरीके से पोर्ट्स एक्वायर किए हैं देश के बाहर, ग्रीस में किया है, इसराइल में हाइफा किया है, और केरला में विंझनम पोर्ट अभी बनाया है जो कि डीप सी पोर्ट है। भारत में अभी तक 1 लाख टन या इससे अधिक के माल लदा अगर कोई जहाज आता था तो उसकी अनलोडिंग करने के लिए भारत के पास कोई डीप सी पोर्ट था ही नहीं। और वो शिप अनलोड होता था या तो कोलंबो में या होता था सिंगापुर में, और वहां अनलोड होकर छोटे जहाजों में सामान फिर इंडिया आता था। तो इससे जो है भारत को अब अरबों डॉलर की साल में बचत होगी। तो सारी यूरोपियन कंपनीज को इससे परेशानी हो रही है। भारत सरकार ने अभी इसी महीने लगभग 90,000 करोड़ का अपने देश में ऑयल टैंकर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंडियन कंपनी को और शिपिंग कॉरपोरेशन को, जो कि कोचिन शिपयार्ड में बनेगा या गार्डन रीच में बनेगा कलकत्ता में, या डायमंड हार्बर बॉम्बे में बनेगा। कि इंडिया जो है अपना लगभग 85% ऑयल रिक्वायरमेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन हमारा क्रूड आता है विदेशी टैंकर्स में। इंडिया ये करने जा रहा है भारत में। और उसके अलावा 2019 में जिस तरीके से या बल्कि 2020 में जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों का विरोध किया गया, ये तीनों कृषि कानून लाने का वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2009 में किया था, 2014 में किया था, 2019 में किया था। उन्हीं कानूनों को जब मोदी सरकार ने कानून बना दिया तो 1 साल तक जिहाद किया गया दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, आप सब जानते हैं। जिस तरीके से हाइडेनबर्ग अमेरिकन रिपोर्ट के आधार पर अडानी की कंपनियों को निशाना बनाया गया, इंडिया जो है आज की तारीख में अडानी दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरा है चाइना के लिए, सोलर एनर्जी में उसकी डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए। वो सोलर पैनल भी बना रहा है, वो सोलर पैनल के जो अंदर मॉड्यूल होते हैं वो भी बना रहा है, और बैटरी भी बना रहा है। इन तीनों प्रोडक्ट्स में अभी चाइना की लगभग मोनोपोली की स्थिति है। इसको अडानी तोड़ने जा रहे हैं, और खेवड़ा में 550 या 570 स्क्वायर किलोमीटर लंबे एरिया में, बिल्कुल जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा इलाका है, जो एकदम इलाका बंजर है जहां घास भी नहीं उगती है, 30,000 मेगावाट पावर जनरेशन वहां होगी, और करीब 6,500 मेगावाट शुरू हो गई है। तो ये है चीजें। और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर का जो विश्वास है उसको कैसे तोड़ा जाए ताकि यहाँ निवेशक ना आए, उसके बावजूद भी हमारा सेंसेक्स जो 2014 में 14,000 था, आज वो 80,000 के ऊपर हो गया है, और अभी वो 81 था, फिर 80 पे आ गया है। तो ये है, और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमी का।
तो राहुल गांधी केवल विदेशी शक्तियों के इशारे पर, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि भारत उनके लिए चुनौती बन के उभरे। उसमें अमेरिका भी है, उसमें यूरोप भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें पाकिस्तान भी है और उसमें राहुल गांधी भी है। तो केवल राहुल गांधी उन्हीं शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब तक इन ताकतों का समर्थन उनके पीछे रहेगा, राहुल गांधी ऐसे ही रहने वाले हैं। आज जी भारत को ये मालूम हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर का एक बहुत बड़ी भूमिका थी। डीआरडीओ और आईएसआरओ की बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। और यही जो अग्निवीर जो सैनिक अपॉइंट हुए थे, इन्हीं लोगों ने इंडियन एयरफोर्स का कमांड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे चलाया, पूरे हफ्ते भर, आज भी चला रहे हैं। अग्निवीर का भी विरोध किया था राहुल गांधी ने, तो उन्होंने कोई विरोध करने में छोड़ा नहीं है। वक्फ का भी विरोध कर रहे हैं। तो राहुल गांधी उन शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं जो भारत का भला नहीं चाहती हैं। ये बात कहने में अब कोई मुझे हिचक नहीं है। और जी ये जी, एक 11 बार साल जरा। का जो जो घटनाक्रम है वो उससे स्पष्ट है। जी जी जी, धीरेन्द्र जी, अगर आप लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ ही कहेंगे हम, क्योंकि इस समय भारत के लिए गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है। पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। अभी मैं पाकिस्तान की असेंबली में उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भाषण सुन रहा था, सैयद अली जफर। इन्होंने कहा कि पानी नहीं मिला तो भूखों मरेंगे। उन्होंने कहा इंडस हमारी लाइफलाइन है। एक तरफ तो हमारे कूटनीतिक प्रयास और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि अगर सिंधु से हमें जल नहीं मिला, सिंधु समझौते के तहत जल नहीं मिला, तो भूखे मरने की नौबत है। दूसरी तरफ ये रायता बिखेरने की कोशिश है। और अभी भट्ट साहब ने डिटेल जानकारी दी है कि अतीत में ये किन किन तरह की ताकतों के हाथों में खेलते रहे हैं। क्या राहुल गांधी को अब यकीन हो चला है कि वो कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? तो जैसे पहले सेनाएं करती थी कि अगर हार गई हैं तो कुओं में जो है वो जहर डाल करके चली जाती थी कि साहब इसको ऐसा कर दो कि इसका पानी जो है पीने के लायक ना बचे। तो ऐसी हालत कर दो, ऐसी अराजकता पैदा कर दो, ऐसा अविश्वास जनरेट कर दो कि लोग जो हैं वो, अतीत में भी इन्होंने प्रयास किए हैं कई बार कि सड़कों पर आ जाएं लोग, अराजकता फैलाएं। यही कोशिश इस समय भी हम देख रहे हैं क्या? देखिए, एक चीज होती है कि लोकतंत्र में विपक्ष एक स्थायी तत्व है। आपको विपक्ष होगा लोकतंत्र में, तभी ये कहा जाता है कि एक पक्ष और एक विपक्ष है। तो एक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आ रही है, लेकिन इस जो राहुल गांधी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस विपक्ष में दिख रही है, ये उन तमाम पहली विपक्षी पार्टियों से कहीं अलग दिख रही है। राहुल गांधी जिस तरह के बयानबाजी और उनका लगातार कैरियर, और ये तमाम आपको तब दिखाई देगा जब 2014 के बाद बीजेपी सत्ता में आ जाती है। उसके बाद ये बदलाव दिखाई देता है। वो याद होगा, पहले उन्होंने सबूत मांगे थे, उसके बाद फिर दूसरी तमाम चीजें की, राफेल पर लड़ाई लड़ी, पूरा राफेल उन्होंने अपना मुद्दा बना लिया, तमाम चीजें कोशिशें की। तो होता यह है कि विपक्ष के लिए भी एक सीमा निर्धारित होती है जो राष्ट्र की भूमिका के अंदर होती है, यानी पक्ष विपक्ष राष्ट्र की परिधि के अंदर है। और अब उस देश के लिए वो एक है, क्योंकि वो अभी विपक्ष में है, कल को वो सत्ता पक्ष में बैठेंगे, कोई भी। ये अभी तक यही कंसेप्ट था, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मसले को लेकर इतने आगे चले गए हैं, जिसमें जो भट्ट साहब ने पूरी विस्तार से बताया, उसी में हमको ये समझ में आता है कि लोकतांत्रिक हर संस्था पर से अगर आप भरोसा उठाते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आप लोकतंत्र का बिस्तर बांध देना चाहते हैं उस देश से, जिसने आजादी के बाद दुनिया में उसके बाद उसके साथ हुए उस दशक में लगभग 66 देशों में से ज्यादातर देशों में सैनिक शासन की वापसी हुई, किसी में लोकतांत्रिक संस्थाओं की इतनी मजबूती के साथ नहीं हुई, और उसके बाद इतनी मजबूती के साथ पूरी दुनिया में खासतौर से वेस्ट की ताकत को जिस तरह से लोकतांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल बराबर पर लाया, और अब वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हो गया।
अगर इतना बड़ा विकास का मानक है तो उसमें जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो उन तमाम संस्थाओं पर संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। जब आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, हालांकि युद्ध में तो ये भी होता था कि जो राजा है वो भी ये कर देते थे ताकि दुश्मन की सेना को रसद ना मिल सके और पानी ना मिल सके, लेकिन भागती हुई सेना पेड़ों से लेके कुओं से लेके खड़ी हुई इमारतों को भी ध्वस्त करके जाती थी। उसी तरह क्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की जो एक गरिमा है उसको खोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में उनके खिलाफ एक विद्रोह आपको दिखता है। चिदम्बरम और उनकी पार्टी के ही अगर हम लोग शशि थरूर, उनको आप देखिए, साथ में आज केरल के जो सुधाकरन है उन्होंने तो इस बात पर कल बल्कि बाकायदा एक बयान भी जारी किया कि लोकतंत्र में मतलब अपनी ही पार्टी के लोगों ने शशि थरूर का नाम नहीं भेजा, ये अपमान है। केरल के लिए भी एक शर्म की बात है, जबकि शशि थरूर किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वहां केरल के और एक बड़े मजबूत कांग्रेसी नेता है। इसके अलावा चिदम्बरम साफ तौर पर कह चुके, और जो लोग कांग्रेस के तमाम लोग इस समय जो बाहर इस देश के बारे में बता रहे हैं, पाकिस्तान की कलाई खोलने के लिए भेजे गए हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। वो अगर वहां है तो राहुल गांधी का ये बयान क्या कहता है? मतलब आप सोचिए कि इतनी उलझी हुई स्थिति में ये कांग्रेस है इस समय राहुल के साथ कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका लीडर क्या कह रहा है और उनका काडर क्या कह रहा है। वो इस बात से शायद मुझे लग रहा उत्साहित हो गए उनके साथ बैठे हुए जो वामपंथी जो उनके सलाहकार हैं, कि जब जनता ने उस वक्त एक तरह का रोष दिखाया कि आपने अभी रोक क्यों लिया। और यही मुझे लगता है कि ये मिसजज है, राहुल गांधी का मिसजजमेंट है कि वो ये समझ बैठे कि शायद जनता जो है मोदी से नाराज हो गई। वो दरअसल मोदी से नाराज नहीं, मोदी से जो अपनी अपेक्षाएं थी उसमें बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन के बाद उन्होंने कम कर ली। अगर हम इसको देखें तो युद्ध जो है, युद्ध के लिए आप सोचिए वो किस किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक आपसे पूछ रहे हैं कि आपके कितने प्लेन गिरे हैं। ये बात कौन देश ये पूछेगा उस वक्त जब वॉर फेक नैरेटिव की चल रही हो और वॉर इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में देशों की अर्थव्यवस्थाएं से बड़ी हो और किसी को बड़ा ऊपर कर सकती हो और किसी को नीचे कर सकती हो। अभी भारत का जब 2011-12 में 14 तक लगभग 600 या 700 करोड़ का कुछ ऐसा निर्यात हुआ करता था रक्षा उत्पादों का, जो बहुत ही मिनिक्यूल था। और वो मुझे लगता है कि सिर्फ जो रशियन होते थे उनके जो आप अपने यहाँ बनाने लगे उसमें से कुछ को आप बेचते थे। अगर लेकिन आज की डेट में ये 26,000 करोड़ का है जो एक्सपोर्ट्स है, जो आपकी इंडस्ट्रियां यहाँ तैयार कर रही हैं। अगर इसको अगले कुछ समय जो हमारे जो रक्षा मंत्री का भी एक ये बयान है और तमाम हमारी जो ये सोच रही है कंपनियां, इसको लगभग 1 से 2 लाख करोड़ तक इसको अगले 1 दशक में ले जाना है। तो इतने बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आपके कहने से, यानी आप जिस तरह का बयान दे रहे हो या सवाल पूछ रहे हो, वो उस इंडस्ट्री को सीधे तौर पे खतरा देता है, क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में रिफिटिंग हुई या राफेल या दूसरे जो प्लेन थे जिनको हिंदुस्तानी उस आईडी के साथ भी तैयार किया, वो कमजोर कंपनियां हैं। यहाँ तक कि राफेल जब क्लियर तौर पे कह चुका कि हमारा कोई प्लेन नहीं गिरा है। माफ कीजिए, पिछली बार भी F-16 जब अमेरिका में हमारे वहां गिराया गया था, जब उसमें डॉग फाइट में जब अभिनंदन पकड़ा गया था हमारे वहां पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी F-16 वालों ने जाके मतलब लॉकहीड मार्टिन और तमाम कंपनियों ने वहां जाके चेक किया था। तो ये सब चेक करते हैं। आपको पता नहीं कौन आदमी ये समझा रहा है कि साहब अपने कितने विमान गिरे, ये जाके पाकिस्तान को बताओ। पाकिस्तान की जो ये जितने जासूस अब पकड़े जा रहे हैं, इनसे वही काम तो लेना था, और आप ये काम मंत्री से चाहते हैं कि वो खुद आपको बता दे भारत सरकार। यहाँ तक कि शरद पवार मना कर चुके उसको कि संसद में ओपन सत्र नहीं होता। ये गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर उस तरह से नहीं हो सकता, उन्होंने इसको गलत बताया, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब वो एस जयशंकर पर दाना पानी लेके चढ़ गए। अरे जिस विदेश मंत्री को, मैं आपको एक बात मतलब मैं आप और वीरेंद्र भट्ट जी हैं सर, आप जानते होंगे, शायद वीरेंद्र भट्ट जी को याद हो, कितने लोगों को ये मालूम होगा 71 की वार में रक्षा मंत्री कौन था? कितने लोग ये बता हैं?
जी जगजीवन राम। जी जी, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे दर्शक हैं या बाकी तमाम लोग, उनमें से कितने लोगों को ये मालूम हो 65 की वार में कौन था, 48 में, 47 48 में कौन था। दरअसल ये बातें ये विदेश मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, ये गौण हो जाती है उस वक्त, क्योंकि जो राष्ट्र का नेतृत्व करता है उसी के नाम से हिस्ट्री लिखी जाती है। लेकिन एस जयशंकर ने इस देश की विदेश नीति में इतना बड़ा बदलाव लाया कि आज जो गांव में बैठा आदमी भी उस ब्यूरोक्रेटिक टर्न्ड पॉलिटिशियंस के बारे में जानता है। आप उस पर हमला बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति जिसको लेकर अमेरिका में उथल पुथल मच गई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फिर वापस कोर्ट पहुंच गई है, आपने अभी तक उसको जो सरकारी एड है वो रोकी थी, अब आपने उसका विदेशी छात्रों को एडमिशन देने का राइट ही राइट ऑफ कर दिया है। मसले से रहे वासियों का हो या फिर सीमाओं में अंदर हो या फिर नाटो में अपना खर्चा देना हो, WHO से अलग होना, इस तरह का मैश वहां अमेरिका में है। उस आदमी के बयान को आप लेकर अपने देश की सुरक्षा पर संदेह कर रहे हो, अपने देश की उन सैनिकों का अपमान कर रहे हो जिन लोगों ने जाकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और जान की परवाह नहीं की, और देश की जनता का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि वो तो अपने सैनिकों की इस जीत पर खुश है, वो तो ये मान के चल रही है कि हम लोगों ने एक बेहतर जीत हासिल की है। आप उस पर संदेह के कीड़े उसमें डालना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए है, वरना उनकी पार्टी भी मुझे नहीं लगता जो 71 का वार जीती हो उस पार्टी के अंदर इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्या। जी धीरेन्द्र जी, एक बात यहाँ और साफ जी जी, अच्छा बोलिए जी, पहले कह लीजिए। हाँ, मैं इनके जो 3 सवाल एस जयशंकर से आए हैं वो जरा दर्शकों से साझा कर दूं। इन्होंने पूछा कि साहब एस जयशंकर से, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। प्रधानमंत्री से इन्होंने 3 सवाल किए। आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। ये सब लफाजी है, पॉलिटिकल, ये सब लफाजी है और कुछ नहीं, इट्स ऑल पॉलिटिकल रेटरिक। और ये सवाल उस पार्टी का नेता पूछ रहा है जिसने मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया। 26/11 ना 2008 में, उसमें 170 लोग मारे गए थे। यहाँ पे 71 की वॉर के बारे में जो भट्ट साहब क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ये लिख करके दे सकती है कि 65 के युद्ध में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई टैंक नहीं गिरा था, कोई प्लेन नहीं गिरा था, 71 के युद्ध में भी कोई टैंक बर्बाद नहीं हुआ, कोई सैनिक नहीं मरे, कोई प्लेन नहीं गिरा। सबसे शर्मनाक बात यह है कि 71 की वॉर में आपने भुट्टो को जो है यहाँ बिरयानी खिलाई और 93,000 पाकिस्तान के प्रिजनर ऑफ वॉर को आपने रिहा कर दिया, और जो आपके 500 से अधिक जो आपके कैदी थे, जो सैनिक थे, वो पाकिस्तान की जेलों में एरिया रगड़ के मर गए, आप एक को वापस नहीं ला पाए। दूसरी बात जो बहुत जो है जोर शोर से कहा जाता है कि 71 में इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बिल्कुल झूठ बात है। वो 71 की वॉर अमेरिका और सोवियत कम्युनिस्ट रशिया के कोल्ड वॉर के साय की वॉर थी, और बाकायदा उस समय रशिया ने, क्योंकि पाकिस्तान यूएस का एलाई था, यूएसए का चिंटू था, तो अमेरिका के प्रभाव को कमजोर करने के लिए उन्होंने भारत को मोहरा बनाया और भारत की मदद की कि बांग्लादेश की पाकिस्तान को तोड़ दिया। इसीलिए सोवियत रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बे ऑफ बंगाल में भेजी थी, और इसीलिए सोवियत रशिया के दबाव में भारत को तुरंत जो है सारे सैनिक रिहा करने पड़े, और भारत ने 1 इंच जमीन भी जो कब्जा की थी सारी की सारी वापस करनी पड़ी, और सोवियत रशिया के दबाव में आपको भुट्टो की सारी मांगे माननी पड़ी, और भुट्टो ने कहा कि हमने अपना ईस्ट पाकिस्तान खो दिया है,
और अगर हमारी सारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो हम अब पाकिस्तान में क्या मुंह दिखाएंगे। और कर्नल RSN सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, अपने वीडियोज में कहा है, जो रॉ के अफसर रहे हैं, कि उसके बाद अमेरिका ने पहला काम ये किया, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कराई 1975 में। उसके बाद उन्होंने जनरल जियाउल हक के माध्यम से भुट्टो को फर्जी हत्या के मुकदमे में फंसवाया, फांसी दिलवाई 1979 में। उसके बाद उन्होंने जो है टारगेट किया जियाउल हक को 87 में। उसके पहले 1984 में इंदिरा गांधी की भी जो असैसिनेशन हुआ है, उसमें भी CIA का हाथ था। ये सारी बातें उन्होंने, इवन बेनजीर भुट्टो, राजीव गांधी के मामलों में भी CIA की संलिप्तता है। और उनका लेटेस्ट विक्टिम थी शेख हसीना वाजिद, और उसके पहले था इमरान खान। तो ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, तमाम लोगों ने किताबें लिखी हैं, इसके ऊपर उन्होंने ये कैमरे के सामने बोला है। तो 71 की वार कोई बहुत बड़ा आपका कारनामा नहीं था। अगर कारनामा आपका होता तो कम से कम 500 से अधिक जो आपके कैदी थे वो छुड़ा लिए होते। आज उनका अता पता नहीं कि वो किस हाल में है, कि वो सब मर गए, उनका क्या हुआ। तो ये एकदम जो है झूठी बात है, कोई इसका आधार नहीं है, उसके प्रमाण मौजूद है। जी एक बार जरा पुंडीर जी को ले लेते हैं, उनको जाना भी है। जी 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 जी। धीरेन्द्र पुंडीर जी का जो चैनल है, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल, उसको आप लोग सब्सक्राइब भी करें, सहयोग भी करें। और हमने उनका सब्सक्राइब कर लिया है। इसके तुरंत बाद उनका लाइव भी होगा, तो वहां भी आप देख सकते हैं। धीरेन्द्र जी, भारत ने आज कहा है कि हम फिर से पाकिस्तान को FATA की सूची में लेकर के आएंगे, ग्रे सूची में या ब्लैक सूची में। ग्रे में तो आ ही जाएगा। और भारत के पास इस बार जो वो डोजियर तैयार कर रहा है, इस बार तो उसके पास सबूत ही सबूत है। इस बार तो आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। और इतना ही नहीं, जब उनके अंतिम संस्कार होने वाले थे, उनको पाकिस्तान के झंडे में उनके ताबूत को लपेटा गया था। वहां पर सेना के कई बड़े अफसर और वहां का कमिश्नर, लोकल कमिश्नर और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। नमाज जनाजा के लिए वहां मौजूद थे वो सारे के सारे। और क्या चाहिए, इससे बड़े सबूत और क्या होंगे पाकिस्तान के खिलाफ कि ये आतंकवादियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से ये परफेक्ट केस है। और अमेरिका ने 2022 में इसको ग्रे सूची से निकाला था। तो भारत ने ये ऐलान करके एक तरीके से ट्रंप को भी एक चुनौती दे दी है। मेरी आवाज जी हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज? आप थोड़ा पॉज हैं, लेकिन आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू करिए। हाँ, तो ये नेटवर्क जाने की वजह से तो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, अब मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो FATF में पिछली बार भी निकला था वो अमेरिका के साथ ही निकला था, और इस बार भी अमेरिका ने उसको वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाया। दरअसल पाकिस्तान एक मर्सनरीज कंट्री के तौर पर अमेरिका का एक एजेंट है, जो उस समय जैसे जैसे विश्व की राजनीति बदलती है, जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है, तो अमेरिका उसका इस्तेमाल उसी तरह करता है। इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान दोनों के साथ उसका जिस तरह का रिलेशन है, और उसके पास जो रशिया के साथ जो नया एक फ्रंट खुला लग रहा है, क्योंकि पुतिन उसकी बात नहीं मान रहा है, ऐसे में अमेरिका ये सब अपने पास रखता है, ये तमाम पत्ते। FATF में भारत को, यकीनन भारत के पास इतने सबूत हैं कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे नहीं ब्लैक लिस्ट में रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर वापस अमेरिका के साथ ही आपका को अमेरिका होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री या इस देश के विदेश मंत्री साफ तौर पर अमेरिका की किसी भूमिका को इनकार कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये ट्रंप के लिए बहुत पर्सनल इंसल्ट है। आप देखिए कि किस तरह से एक लीडर को इतना
इतना इनसिंसियर लिया जाता है, उसको इतना मजाक में लिया जाता है कि साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति उसके साथ बैठा, उससे पहले जेलेंस्की के साथ जिस तरह से जो कहते हैं कि मुंह तोड़ बात होती है, उस तरह की बातचीत हुई, उसी तरह की आप बातचीत यहाँ देखिए कि जो रामफोसा वो सीधा इस तरह का मजाक कर रहे हैं कि हमारे पास प्लेन नहीं है। तो एक राष्ट्रपति जो इतना जो नॉन सिंसियर प्रेसिडेंट है, मुझे लगता है उसके सामने भारत को पहले इतना तैयार करना होगा और भारत को FATF में नहीं, भारत को अमेरिका से ये हासिल करना होगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, न केवल ग्रे लिस्ट में, क्योंकि भारत के पास डोजियर में सबूतों की कमी न पहले थी और अब तो अब जो सबसे बड़ा केस अब्दुल रऊफ का ही है कि आप सोचिए कि देश का प्रेसिडेंट, उसका रेजिंग बुके वहां है, इसके अलावा जो देश का जो सेनाध्यक्ष है COS मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वहां है, इसके अलावा मरियम नवाज का है। आप ये सोचिए कौन नहीं है, यानी सिर्फ सलवार का अंतर है, वरना पाकिस्तानी फौज अंतर नहीं है। ये बात भारत कभी भी नहीं कर सकता है। तो ये एक सीधे तौर पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ इस पर भारत का काफी लंबा मुझे लगता है अभी मुकाबला चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। आप अपना प्रोग्राम के लिए अब जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। वीरेन जी हमारे साथ अभी रहेंगे। जी वीरेन जी साहब, यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए एक बात ये बता दें संदर्भ के लिए, जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 9/11 का जब हमला जो है बिन लादेन ने किया था अमेरिका में 2001 में, ये उसके बाद अस्तित्व में आई थी। लेकिन ये पूरा अमेरिकन मैकेनिज्म है। अमेरिका अपने जो उसके मिलिट्री सैनिक और सामरिक और जो वित्तीय हित हैं उसके अनुसार इसको मैनिपुलेट करता है। तो अमेरिका से ये उम्मीद करना कि भारत की मांग के अनुसार वो कुछ पाकिस्तान को कुछ इसमें दंड देगा, हमें आई डोंट ट्रस्ट अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन और इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी देश अपने हित के अनुसार ही फैसला करता है, दूसरे देश के लिए नहीं। तो अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान से अलाइंड है पिछले 8 दशकों से, वो आज कुछ करेगा आई डोंट ट्रस्ट। और एक बात अब और भी सामने आ गई है कि सरगोधा में किराना वैली में जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट जो डैमेज हुए हैं, वो वास्तव में अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब ही थे जिनको डैमेज हुआ है। और दूसरी बात, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को पाकिस्तान के केवल सिविलियन न्यूक्लियर एसेट्स को इंस्पेक्ट करने का अधिकार है। IAEA को पाकिस्तान के न्यूक्लियर यूज के मिलिट्री एसेट को इंस्पेक्ट करने का अधिकार नहीं है। तो IAEA कैसे पहुंच गया सरगोधा? तो ये सब पूरा जो है अमेरिकन इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और भारत ने अब तक जो कुछ भी किया है वो अपने दमखम के आधार पे किया है, अपनी टेक्निकल और अपनी मिलिट्री पावर के आधार पे किया है। एंड वी कांट रिलाई और वी कांट ट्रस्ट ब्लडी अमेरिकन्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कहीं राहुल गांधी को अपने बचे खुचे अस्तित्व का खतरा तो नहीं लग रहा है, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के भविष्य को लेकर के भी? क्योंकि जो कुछ हुआ है 22 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक, उसके बाद वैसे ही कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई है। एक बड़ा सवाल तो उसके अस्तित्व पर पहले से है। वो मल्टी स्टेट पार्टी है। तो जो सिचुएशंस पैदा हो गई हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर किसी की कैजुअलिटी होनी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और लीडर के तौर पर राहुल गांधी की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी ने और उनके पार्टी के प्रवक्ता ने पवन खेड़ा ने फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर मुखबिरी करने का आरोप लगाया। पूरे कांग्रेस में एक भी नेता उनके समर्थन में नहीं आया। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि जो इश्यू होता है वो इलास्टिक ऐसा होता है, इलास्टिक को ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा। हर मुद्दे की एक इलास्टिसिटी होती है, उसकी खींचने की क्षमता होती है। जब उसको आप जरूरत से ज्यादा उसको खींचते हैं, तूल देते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, तो जो ओरिजिनल पॉइंट है वही खत्म हो जाता है।
ये बात रिपोर्टेड है अखबारों में। तो राहुल गांधी जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उनकी ही पार्टी का कोई नेता उनके समर्थन में नहीं बोल रहा है। और जबकि राहुल गांधी को ये जानकारी होनी चाहिए, AK एंटोनी केरला के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जानते हैं। ये साफ साफ कहा था DGMO ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 6-7 की रात को मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च करने के पहले हमने पाकिस्तान के DGMO से कहा था ऑपरेशन लॉन्च करने के 5 मिनट बाद कि हम आपके टेरर के अड्डों पे हमला करने जा रहे हैं, हम आपके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, सिविलियन इंस्टॉलेशन पे, सिविलियन आबादी पे हमला नहीं कर रहे हैं। प्लीज आस्क योर आर्मी टू स्टे अवे एंड डू नॉट रिटेलिएट। ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है और भारत ने उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। और जब हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया उसके बाद पाकिस्तान को DGMO को इन्फॉर्म किया और इसको ये कह रहे कि साहब जो है जयशंकर ने मुखबिरी की। जबकि लगातार जो है पहले 3 दिन 4 दिन तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और एक ऑफिसर व्योमिका सिंह इंडियन एयरफोर्स की और एक ऑफिसर इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी, ये 3 लोग आते थे। उसके बाद आपने देखा होगा ये 3 लोगों की जगह आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तीनों जो है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग आ रहे थे और ज्यादातर बातचीत उसमें एयर वाइस मार्शल अजय भारती ने की। तो ये सारी बातें बिल्कुल जो है शीशे की तरह साफ है। इनको केवल सरकार के पक्ष में कोई सकारात्मक माहौल ना बन जाए तो कम्युनिस्टों की पुरानी शैली है, स्ट्रेटजी है कि उसमें विवाद पैदा कर दो ताकि लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो। ये उसी स्ट्रेटजी के तहत काम हो रहा है। रोज नए सवाल पूछो। मैंने अभी आपके चैट में एक कर्नल हैं, वो मैं उनका नाम बता रहा हूँ आपको, ये एयरफोर्स के फॉर्मर विंग कमांडर हैं, विंग कमांडर सत्यम कुशवाहा। उनकी एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, गूगल पे कोई जाके देख सकता है, मैं चाहे आप उसको अपने वीडियो की लिंक में डाल दीजिएगा। उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के मिलिट्री के कितने एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत का कोई अगर फाइटर जेट गिराया है तो उसके राडार ने इंडिया के उस फाइटर जेट का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रिकॉर्ड किया होगा। तो आप अपने लॉग बुक से निकाल के हमको बताएं कौन सा जहाज आपने कब गिराया। और जबकि एयर वाइस मार्शल अजय भारती DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह चुके हैं हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, दे आर सेफ बैक होम। भारतीय वायुसेना के किसी भी जहाज ने इंटरनेशनल एयर स्पेस को क्रॉस ही नहीं किया, इंडियन सीमा में रहते हुए ही मिसाइल फायर की हैं। तो ये कहां से सवाल आ गया कि हमारे जेट गिरा दिए गए। और राहुल गांधी केवल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, पाकिस्तान आर्मी की प्रोपेगेंडा को भारत में फैला रहे हैं। ये अगर पाकिस्तान का ही प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या कभी जिंदगी में सोच सकते हैं कि भारत की जनता इनको कभी प्रधानमंत्री बनाएगी? देखिए सबसे बड़ा जो जज है वो हमारे देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है। चुनाव होगा, चुनाव में आप जाएंगे, 2024 में आपने झूठ बोला, संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, आपकी सीटें जो है होगी 99। तो आपके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जो आपका झूठ है, जो विरोधाभास है, जो भारत से, सनातन धर्म से, नरेंद्र मोदी से जो आपको घृणा है, लोग देख रहे हैं। एंड दे आर द बेस्ट जज। लोग ही सबसे बड़े जज हैं और वही तय करेंगे। और ये सारा और ये कांग्रेस की जो सारी गंदगी है, इसका हिसाब किताब, इसका निर्णय चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही होगा, जनता के समर्थन से ही होगा। जनता अगर राहुल गांधी की बात को मानेगी तो उनको राजा बना देगी, नहीं मानेगी तो फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो लेट द पीपुल डिसाइड, यही सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेसी में। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र पुंडीर जी का भी बहुत धन्यवाद। आप दोनों जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।